हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था जो भी एंटी एरिथमिक ड्रग हैं उनको हमने कितने कितने क्लास में क्लासिफाई किया है इसके बारे में। तो आज का ये जो वीडियो है उसी पार्ट का अगला हिस्सा होगा जिसमें हम बात करेंगे आपके पहले क्लास यानी कि क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को उनके पॉइंट वाइज उनके सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। फ्रेंड, आप जानते हैं कि एरिथमिया क्या होता है। एरिथमिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारा हार्ट का रेट, रिदम, फ्रीक्वेंसी, साइट ऑफ कंडक्शन इनमें फ्लक्चुएशन होता है, इनमें अल्टरेशन होता है। तो ऐसे सारे ड्रग जो कि इस अल्टरेशन को जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट या तो बढ़ गया हो जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं या तो घट गया हो जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, इनको वापस से ऑप्टिमम फेवरेबल कंडीशन में रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ड्रग को हम कम्युलेटिवली बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। तो उनके क्लासिफिकेशन में जो पहला और इंपॉर्टेंट क्लास था वो है क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो आज का जो टॉपिक इसी पॉइंट को डायग्राम के साथ उनके पॉइंट के साथ आपके लिए एक्सप्लेन करते हुए समझाएंगे। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को और इनके पहले के पॉइंट्स को नहीं देखा है और डायरेक्टली इस वीडियो पे पहुंचे हैं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के दोनों पार्ट्स एक बार जरूर देख लें, तब आपको ये जो आज का वीडियो है वो काफी अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोडियम चैनल की, तो इनके जो काम करने का एक मोटा मोटा तरीका है वो ये है कि ये प्रिवेंट करते हैं इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस को। सो फ्रेंड, सोडियम चैनल ब्लॉकर का क्या मतलब हुआ? सोडियम चैनल ब्लॉकर का कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे ड्रग हैं जो उस चैनल को ब्लॉक करते हैं, उस पाथवे को ब्लॉक करते हैं, उस गेट को ब्लॉक करते हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन सोडियम के इनवर्ट को यानी कि इनफ्लक्स को या यूं कहूं कि बाहर से अंदर आने के मूवमेंट के प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं और इस तरह से वो अपना एंटी एरिथमिक इफेक्ट शो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या हुई, हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर को देने से पहले क्या हो रहा था और उसके क्या होने की वजह से आपके एरिथमिया कॉज हो रही थी। अब आप जब उसको ड्रग दे रहे हैं तब ड्रग के किस कंडीशन को ब्लॉक करने की वजह से कैसे एंटी एरिथमिक इफेक्ट शो मिल रहा है। तो अब ये जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम उस केस को देखते हैं जहां पे हमने ब्लॉकर यूज नहीं किया था, केवल और केवल सोडियम चैनल अलाउ कर रहे थे सोडियम को बाहर से अंदर मूव करने के लिए। ये है हमारा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन और ये डायग्राम भी आपके लिए रिस्पांसिबल होगा। तो जब कभी भी सोडियम चैनल ओपन होता है तब सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर मूव करते हैं। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही ये सोडियम चैनल को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर पहुंचते हैं अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है और हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट होता है। इस एक्शन पोटेंशियल में होते हैं कई सारे फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। इसके ऊपर भी हमने एक एग्जॉस्टिव वीडियो अपलोड किया है कि क्या होते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन क्या है और हाइपरपोलराइजेशन क्या है। इसके पहले एक वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया था एक रफ डायग्राम बना करके। तो आज भी इसी चीज को हम रिपीट करने वाले हैं। यहां पे आप देखेंगे कि सोडियम जैसे ही एंटर करता है आपके सेल में अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है और सेल का होने लग जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन करने का मतलब होता है एंट्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि D फॉर धन और D फॉर डीपोलराइजेशन। तो जब कभी भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमारे सेल के अंदर एंटर करेगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। इस एक्शन पोटेंशियल के स्टार्ट होने की वजह से कंडक्शन स्टार्ट होगा। कंडक्शन के स्टार्ट होने की वजह से उसके जो हार्ट बीट हैं वो स्टार्ट होंगे। क्योंकि ये अब एबनॉर्मल कंडीशन में है, एक्सेस है, ओवर है, इसलिए हमको इनको रिड्यूस करना है, इनहिबिट करना है। और इसी को इनहिबिट करने के लिए हम बात करते हैं ऐसे ड्रग की जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सोडियम चैनल ब्लॉकर को यूज करने से पहले क्या कंडीशन था और सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग को यूज करेंगे तो क्या कंडीशन होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि सोडियम चैनल के थ्रू जो सोडियम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इनको अब हम अंदर नहीं आने देना चाहते, तो यहां पे हम ब्लॉकर यूज करेंगे। तो ब्लॉकर यूज करने की वजह से ये जो ब्लॉकर हैं वो सोडियम को बाहर से अंदर आने नहीं देंगे और अपना जो एंटी एरिथमिक ड्रग है ये आपके लिए शो करके लेकर के आएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को देखेंगे कि आपके जो क्लास 1 कैटेगरी का ड्रग है जिसका नाम है सोडियम चैनल ब्लॉकर, इनको और कौन कौन से सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि हमने इसको और 3 सब क्लास में क्लासिफाई किए थे, क्लास 1A, क्लास 1B और क्लास 1C। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1A के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले उसके डायग्राम के बारे में देखते हैं, फिर आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे।
ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप और ये जो पूरा थ्योरी आज का लिया हुआ है, इसे हमने लिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद की बुक से। फ्रेंड ये जो बुक है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हिसाब से, आपके जीपैट के हिसाब से, आपके डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में फार्माकोलॉजी के बेसिक पॉइंट को समझने के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के डेट में इस बुक को आपको प्रीफर करने के सजेस्ट करेंगे। तो चलिए देखें ये डायग्राम का क्या मतलब हुआ। आपने देखा है कि सोडियम चैनल के बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट या स्टेप, दूसरा इनएक्टिवेटेड स्टेट या तीसरा होता है आपका रेस्टिंग स्टेट। तो जो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं वो बेसिकली प्रीफर करते हैं अपना एक्शन करना एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड कंडीशन में। ये क्या स्टेप हैं, इनमें क्या होता है, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये जो दोनों हैं ये आपके दोनों सोडियम चैनल हैं। इन चैनल के थ्रू सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर मूव करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हमारा एक्टिवेटेड स्टेट, यानी कि यहाँ पे अब एक्टिव कंडीशन में है और यहाँ पे हमारा सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये चैनल ओपन होता है, यहाँ पे चैनल को ब्लॉक करने के लिए 2 सब्सटेंस हैं। ये देखिए पहला जो रेड कलर में लिखा हुआ है इसे हमने लिखा हुआ है एम गेट से, जिसे हम एक्टिवेशन गेट भी कहते हैं। उसके दूसरे तरफ नीचे दिखा हुआ है आपका एच गेट, जिसे हम हॉल्ट गेट या इनएक्टिवेशन गेट कहते हैं। इस पहले वाले केस में आप देखेंगे कि ये दोनों गेट ओपन है। इनके ओपन होने की वजह से हमारा जो सोडियम है वो इस चैनल को क्रॉस करते हुए, इस चैनल को फॉलो करते हुए सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर मूव कर रहा है। क्योंकि दोनों गेट यहाँ पे एम गेट और एच गेट दोनों ओपन है, दोनों अलाउ कर रहे हैं, इसलिए सोडियम आसानी से इस चैनल को फॉलो करते हुए सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर मूव कर जाएगा। क्योंकि सोडियम सेल के अंदर मूव कर रहा है, ये कहां मूव कर रहा है, देखिए 2 पार्ट हैं। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर वाला पोर्शन कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल के अंदर वाला पोर्शन कहलाता है हमारा इंट्रासेलुलर। तो ये सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर मूव किया। इस सोडियम के अंदर मूव करने की वजह से क्या होगा, देखिए ये सोडियम के पास है पॉजिटिव चार्ज, ये सोडियम यहाँ पे इन हो रहा है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बड़े क्लियर लैंग्वेज में कि सोडियम इन और पोटेशियम आउट। तो खास करके यहाँ पे देख लीजिए सोडियम इन हो रहा है, इसके सोडियम के इन होने की वजह से यहाँ पे फेज 0 स्टार्ट होगा और फेज 0 मतलब होता है रैपिड डीपोलराइजेशन। और इसी की वजह से आपका जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो शूट आउट करता है और हार्ट रेट आपका बढ़ता है। इसकी वजह से भी एरिथमिया के कॉज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। जबकि दूसरा स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है आपके डायग्राम में। यहाँ पे आपके जो एम गेट हैं, ओपनिंग गेट हैं, ये तो दोनों ओपन हैं। डिफरेंस ये है एच गेट में, पहले वाले डायग्राम में एच गेट ओपन है, जबकि दूसरे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं एच गेट क्लोज है। इस एच गेट के क्लोज होने की वजह से ये जो सोडियम है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आ पाता और इसके अंदर ना आने की वजह से आपका जो डीपोलराइजेशन है वो थोड़ी देर के लिए एबॉलिश हो जाता है। तो इस तरह से जो सोडियम चैनल के डिफरेंट स्टेप हैं, स्टेट हैं और इन्हीं स्टेट के अकॉर्डिंगली हमारा जो भी कंडक्शन वेलोसिटी है वो काम करते हैं। ये हो गई नॉर्मल वैल्यू की बात जब हम कोई भी ब्लॉकर यूज नहीं करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर के डिफरेंट सब क्लास की, तो वो कैसे अपना एक्शन शो करते हैं एज अ एंटी एरिथमिक ड्रग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1A से कि क्लास 1A के ड्रग कैसे काम करते हैं और उनके काम करने के तरीके को हमने थ्योरी में कन्वर्ट ना करके एक पॉइंट वाइज समराइज किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ करके अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहला काम करने का तरीका क्लास 1A का ये कहता है कि दे डिक्रीज द ऑटोनॉमिसिटी इन ऑल सेल। सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि ये ऑटोनॉमिसिटी को डिक्रीज करते हैं लगभग सभी सेल में आपके कार्डियक के। तो ये ऑटोनॉमिसिटी क्या हुई, ऑटोनॉमिसिटी मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जहां पे कंडक्शन इंपल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं और ये और केवल आपके हार्ट के मसल्स में ही एप्लीकेबल होते हैं। आपने देखा कि हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं, जो मस्कुलर सेल्स हैं, ये तब तक आपके एक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आप इनको सिग्नल नहीं देंगे। बावजूद इनके हमारे जो कार्डियक सेल हैं ये इस तरह के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ये ऑटोमेटिक तरीके को फॉलो करते हुए सेल्फ जनरेटेड करते हुए कंडक्शन को स्टार्ट करते हैं और इसीलिए हमारा हार्ट जो है आपके हार्ट के फॉर्मेशन होने से लेकर के अब तक कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है विदाउट डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल सिग्नल या एक्सटर्नल स्टिमुली। तो फ्रेंड ये हो गई कि काम का तरीका कि ये उस ऑटोनॉमिसिटी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, जिसके कारण से आपका जो हार्ट का कंडक्शन है, हार्ट के कारण से जो रेट का होगा वो थोड़ा सा कम होगा और हम एरिथमिया को कम कर सकते हैं। एरिथमिया के कॉज होने के पीछे मेन कारण आपने देखा है कि जब हमारा मेन पेसमेकर दैट इज एसए नोड इसके करंट जनरेट होते हैं तो ये नॉर्मल कंट्रोल को रेगुलेट करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि इस ऐसे नोड के पेस के बावजूद कुछ एक्स्ट्रा लेटेंट पेस मेकर अपना पेस इस पे ऐड अप करते हैं। इसी ऐड अप किए गए पेस के कारण से आपका जो रेट ऑफ हार्ट बीट है ये बढ़ जाता है, और ये भी एक ऑटोनोमिसिटी का एक एग्जांपल है। तो हम उसको अगर कम करेंगे तो उस हार्ट रेट को, उस हार्ट बीट को हम कम कर सकते हैं और एरिथमिया की प्रॉब्लम को भी कम कर सकते हैं। तो ये उनके काम करने का तरीका हुआ। तो दूसरा काम करने का तरीका या मैकेनिज्म हुआ है हमारे क्लास 1A कैटेगरी के ड्रग का, वो ये कहते हैं डिक्रीज द फेज जीरो डिपोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज फेज जीरो डिपोलराइजेशन, यहां पे ये डिक्रीज करते हैं, इसलिए ये पॉइंट जानना जरूरी है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फेज जीरो क्या है, ये है फेज जीरो, और ये फेज जीरो का मतलब क्या हुआ। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहेंगे तो हमारे चैनल में सर्च कीजिएगा व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज डिपोलराइजेशन, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, तो आपको पूरा लेक्चर वीडियो इसी एक ग्राफ के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो चाहें तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप वहां भी लिंक में देख सकते हैं। फ्रेंड ये देखिए, ये है जीरो को डिक्रीज करने वाला, फेज जीरो को डिक्रीज करने वाला। जब कभी भी कोई सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर आता है तो इस सोडियम के पॉजिटिव चार्ज की वजह से तुरंत फास्ट और रैपिड डीपोलराइजेशन होता है, और इसे हम कहते हैं फेज जीरो। तो अगर हम फेज जीरो को डिक्रीज कर दें, इनिबिट कर दें, तो उनका जो एक्शन पोटेंशियल का स्टार्ट हो या स्टार्टअप है वो डिले हो जाएगा, और इस तरह से आप अपना एक्शन अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा हुआ कि सोडियम की एंट्री को आप डिले कर रहे हैं, तभी इसका नाम पड़ा है सोडियम चैनल ब्लॉकर, और ये इसी नाम को फॉलो करते हुए अपना काम यहाँ पे शो कर रहे हैं एट द फेज जीरो। उसके बाद जो अगला काम करने का तरीका वो ये कहता है दे इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। थ्रेशोल्ड मतलब होता है वो एक्टिविटी जहां तक कोई चीज सही जा सके। इन केस ऑफ पेन हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी का थ्रेशोल्ड क्या है। मान लीजिए ये एक नॉर्मल कंडीशन है और किसी भी सेल को, कार्डियक सेल को एक्साइट होने के लिए इस ग्राउंड लेवल से इतना जो स्टिमुलस है वो अप्लाई करना होता, तो इतने स्टिमुलस अचीव करने के बाद हमारे सेल एक्साइट हो सकते थे और फिर से इतना सेल पे एक्साइट होने वाले थे। तो यानी कि ये एक रेंज है, एक विंडो है जहां पे कोई भी एक्साइट हो रही थी, थ्रेशोल्ड है। अगर हम इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दें, यहां कर दें, तो किसी भी सेल के एक्साइट होने के लिए अब यहां की तुलना में उसको ज्यादा स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी, तो एक्साइटेबिलिटी की रेट जो है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस वन वो कम हो जाएगी। इस तरह से थ्रेशोल्ड बढ़ा करके आप उसके एक्साइटेबिलिटी की रेट को, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। यानी कि अब सिंसा कहूं एक वर्ड में तो ये है उसके एक्साइट होने के लिए जितनी कैपेसिटी या जितने मिलीवोल्ट की पावर पहले चाहिए थी अब वो बढ़ गया है। तो हमको थोड़ा देर से एक्साइटेबिलिटी मिलेगा, और देर से एक्साइटेबिलिटी का मिलेगा इसका मतलब है जो आपका एबनॉर्मल हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, रिदम इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से एरिथमिया जनरेट हुआ, वो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कहता है डिक्रीज द रिस्पॉन्सिव एंड कंडक्शन। रिस्पॉन्सिवनेस और कंडक्शन को ये डिक्रीज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? रिस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब है कि जो भी करंट आ रहे हैं, जो भी आयंस आ रहे हैं, इन आयन के अकॉर्डिंगली कंपनसेंट्री तरीके से फॉलो करते हुए जो इनका रिस्पॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इनको ये डिक्रीज करते हैं। साथ ही साथ ये कंडक्शन को भी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि एरिथमिया का मेन कॉज तो यही है एबनॉर्मैलिटी इन कंडक्शन, एबनॉर्मैलिटी इन फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मैलिटी इन रेट एंड एबनॉर्मैलिटी इन साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डियक इंपल्स। ये मेन कारण है आपके एरिथमिया का। तो इन्हीं रिस्पॉन्सिवनेस को और इन्हीं आपके जो कंडक्शन के स्टार्ट के वेलोसिटीज हैं, इनको कम करके ये आपके एंटी एरिथमिक ड्रग का इफेक्ट बड़े अच्छे से देते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर, और खास करके सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर का क्लास 1A ये आपके काम करने का तरीका हुआ। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करके ये अपना एक्शन शो करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप जब तक एक्शन पोटेंशियल को नहीं समझेंगे, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रिफ्रैक्टिव पीरियड, इनको नहीं समझेंगे, आप पूरे कॉन्सेप्ट को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। सो अगेन आप सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कीजिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। तो ये इस एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं दिस डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इनको प्रोलॉन्ग करेंगे, इनको लंबा खींचेंगे, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो भी अल्टर होगा, वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि फेज 0 से फेज 3 के बीच का जो
टाइम है, दिस इज सिंपली नोन एज रिफ्रैक्टिव पीरियड। एक फेज डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन के बीच और उसके बाद अगेन जब कभी कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो इनके बीच के डिफरेंस को हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो इनको ये प्रोलॉन्ग करते हैं, इसका मतलब है कि एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के जो समय है इनको ये डिले करते हैं और इस तरह से आपके एरिथमिया के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। यहां पे एक बात और क्लियर करना या रिपीट करना बहुत जरूरी है कि एंटी एरिथमिक ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो एरिथमिया को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऑल्दो दे कैन देयरसेल्फ कॉज एरिथमिया, वो खुद से ही एरिथमिया कॉज कर सकते हैं, इसलिए इनके ड्रग के सावधानी थोड़ी सी लेनी जरूरी होती है। एरिथमिया को ठीक करने के लिए लेने के बावजूद ये एरिथमिया कॉज कर सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है इस कैटेगरी के ड्रग का। तो अगला जो काम करने का तरीका वो ये है एबोलिशन ऑफ री एंट्रेंट एरिथमिया, या इसे हम बोल सकते हैं एबोलिशन ऑफ री एंट्री फिनोमिना इन केस ऑफ एरिथमिया। नाउ व्हाट इज री एंट्री, ये भी हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बताया हुआ है। री एंट्री कहने का मतलब है दोबारा एंट्री। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो नर्व इंपल्स हैं, खास करके कार्डियक नर्व इंपल्स हैं, ये जब मूव करते हैं आपके तो किसी एक डायरेक्शन में कभी भी किसी रीजन से ब्लॉक हो चुका है, या इसे हम कह सकते हैं आपका ब्लॉकिंग। तो इस हिंड्रेंस की वजह से, इन ब्लॉकिंग की वजह से जो कार्डियक इंपल्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते। ट्रैवल नहीं कर पाने की वजह से, यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक की वजह से ये आपके दूसरे सर्किट 1 पे मूव करते हैं, री एंटर करते हैं। तो इसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड है आपके कंडक्शन का वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो पेसमेकर के अपने सिग्नल की वजह से कंडक्शन जनरेट हो रहा है वो एक नॉर्मल है, उस पर आप थोड़ा सा और करंट ऐड कर देंगे ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटीज, तो वहां पे हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही। ये है आपका री एंट्रेंट एरिथमिया या री एंट्री केस इन केस ऑफ एरिथमिया। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है और ये इन्हीं को एबॉलिश करते हैं, इन्हीं को ये क्लियर करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और अपना एंटी पर एरिथमिक ड्रग को इफेक्ट को शो करते हैं, या यूं कहूं कि ये एंटी एरिथमिक ड्रग का इफेक्ट भी शो करते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सब क्लास की, जिसका नाम है सोडियम चैनल ब्लॉकर का क्लास 1B। और ये काम करने का तरीका क्या है, ये काफी कुछ रिसिम्बल करते हैं या मैच करते हैं आपके क्लास 1A से। कुछ फ्लक्चुएशन है, कुछ डिफरेंस है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। और हमने बताया कि आज के जो इस पॉइंट्स आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, इसका रेफरेंस हमने लिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद की बुक से, और कुछ पॉइंट को ऐड किया हुआ है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी के साथ साथ हमने यूज भी किया हुआ है आपके फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार। तो लास्ट में हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए समय देंगे, ये स्क्रीनशॉट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, समराइज फॉर्म में जीपैट के लिए, अदर एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला हम देखें मैकेनिज्म ऑफ क्लास 1B का। पहला पॉइंट कहता है डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी इन पेसमेकर। डिफरेंस क्या है पहले पॉइंट के इस वाले में और इस वाले में, दोनों डिक्रीज करते हैं ऑटोमेटिसिटी को। डिफरेंस ये है कि ये ऑल सेल में डिक्रीज करते हैं और बेसिकली वो खास करके प्रीफर करते हैं आपके पुर्किंजे फाइबर्स में या फिर उनके डिफरेंट सेल्स में। ऑटोनोमिसिटी को डिक्रीज करने की वजह से हमारा जो कंडक्शन वेलोसिटी है हार्ट का वो भी कम हो जाएगा। आपको तो ये मालूम है कि हमारे जो पेसमेकर हैं वहां से करंट सर्कुलेट होते हुए पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ वेव्स, इन्हीं दोनों में ट्रांसफर करते हैं और आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वहां पे होता है। तो अगर हम इस ऑटोनोमिसिटी को पुर्किंजे फाइबर में रिड्यूस कर पाते हैं तो आपके ओवरशूट ऑफ हार्ट रेट या हार्ट बीट को हम कम कर सकते हैं, और ये एरिथमिया को सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना हुआ। सेकंड पॉइंट कहता है डिक्रीज द एबनॉर्मल एंड ट्रिगर्ड एक्टिविटी। खास करके एबनॉर्मल एक्टिविटी कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल कंडक्शन हो तो ये बहुत जरूरी है आपके हार्ट के प्रॉपर फंक्शन में, लेकिन नॉर्मल के अलावा कोई अगर एक्सटर्नल आउटफ्लो यहाँ पे एडअप होता है, जैसा हमने बताया कि ऐसे नोट के अलावा जो आपके लेटेंट पेसमेकर हैं उनका जो पेस यहाँ पे एडअप होता है तो ये उसको बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा है, ये एक पेसमेकर की एक्टिविटी है, इनके कारण से कंट्रैक्शन हो रहा है, ये एक नॉर्मल है। इसके अलावा बाईपास करते हुए कोई और एक्स्ट्रा करंट आएगा तो इसके में कुछ ना कुछ तो प्लस एडअप करेगा और इसकी वजह से दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल ट्रिगर एक्टिविटी। तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, एरिथमिया कॉज हो जाता है। लेकिन ये जो ड्रग हैं क्लास 1B के, ये इसी फिनोमिना को रिड्यूस करके आपके एक्शन को अचीव कराने में मदद करते हैं एज अ एंटी एरिथमिक ड्रग। अगला जो पॉइंट है वो ये है दे डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0 डिपोलराइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि कई बार आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि ये फेज 4 के स्लोप को अल्टर करके अपना एक्शन शो करते हैं।
ये स्लोप को डिक्रीज करते हैं कौन से फेज के, फेज 4 को। तो यहां पे देखिए फेज 4 को हमने ऑलरेडी अंडरलाइन करते हुए सर्कल में लगाया हुआ है। ये फेज 4 क्या है? ये फेज 4 एक्चुअली एक ऐसा पीरियड है जहां के पहले यानी कि इसके 3 फेज और 4 फेज के बीच में ये प्री मैच्योर करंट जनरेट करते हैं। प्री मैच्योर डीपोलराइजेशन हो सकता है, तो प्री मैच्योर डीपोलराइजेशन की वजह से आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ेगा और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपके हार्ट बीट बढ़ेंगे एंड दिस कैन कॉज टैकीकार्डिया और इंक्रीज इन हार्ट रेट। और अगर फेज 4 के बाद अगर वापस से डिले होता है तो ये कहलाएगा आपका ब्रेडिकार्डिया। तो हमने जब पार्ट 1 अपलोड किया था तो आपको बताया था डीपोलराइजेशन के 2 मेन ब्रांचेस बता करके, एक अर्ली और एक डिले। तो अर्ली में भी आपका अरिथमिया होगा और डिले में भी आपका अरिथमिया होगा। तो ये स्लोप को डिक्रीज करते हैं ताकि आपका जो डीपोलराइजेशन है वापस से ना जाए। स्लोप को डिक्रीज करने का मतलब तो आप यहीं से समझ गए हैं, दिस इज अ सिंपल स्लोप। सो फ्रेंड अगला पॉइंट क्या कहता है? इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड। जैसे हमने यहां पे बात किया था वही पॉइंट यहां भी रिपीट कर रहा है, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड। यानी कि अगर ये हमारा पहले का एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड था कि कोई करंट को यहां से यहां इतना करंट मिले जिसकी वजह से ये आपका एक्साइट हो सकता था, अब हम क्या कर रहे हैं? इसके एक्साइटेबिलिटी के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि अब पहले की तुलना में कोई इतना करंट दे, देखिए यहां से बढ़ा हुआ करंट आपको दिख रहा है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करे। तो ये जो पोर्शन है ये है आपका इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा जिसकी वजह से एक्साइटमेंट और कॉन्ट्रैक्शन को डिले कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नो चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जैसा इस केस में देखा था आपने कि प्रोलॉन्ग करते हैं ये एक्शन पोटेंशियल को, बट इन केस ऑफ क्लास 1B ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग नहीं करते, ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है एबोलिश री एंट्री इन वेंट्रिकुलर। जैसा हमने यहां भी बात किया था री एंट्री को ये एबोलिश करते हैं, वैसा ही ये री एंट्री को भी एबोलिश करते हैं। यहां पे वेंट्रिकल पे काम करने का मतलब क्या हुआ? हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया था कि व्हाट आर द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में बात करते हैं आप तो यहां पे यही वाला कॉन्सेप्ट आता है कि दोबारा से आपके पेसमेकर के अलावा कोई और लेटेंट पेसमेकर उस पे करंट को एडप्ट करे और इसकी वजह से करंट का इन्फ्लक्स ज्यादा हो जाए और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आपका बढ़ जाए। तो इस कई कंडीशन को री एंट्री के भी कम करते हैं। साथ साथ वेंट्रिकुलर की हमने बात किया, री एंट्री तो आपको बताया कि कैसे एक ब्लॉक होने की वजह से, यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक होने की वजह से वो जो करंट इंपल्स है वो दूसरे सेक्शन में मूव करता है और उसमें भी एडअप होते हैं। ये सारे पॉइंट हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको आज का वीडियो इजीली समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली किसी भी वीडियो पे ना आए, उनके पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव पार्ट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर, बट इट इज द पार्ट 1C। ये कैसे काम करते हैं इनको भी आइए देख लेते हैं। इनके काम करने का जो पहला तरीका है ये है दे पावरफुल सोडियम चैनल ब्लॉकर। अभी तक हमने जो भी क्लास देखे क्लास 1A, क्लास 1B और क्लास 1C अब देख रहे हैं, तो इनमें से क्लास 1C के जो ड्रग हैं जिनके अंदर ड्रग यूज किए गए हैं इनके क्लासिफिकेशन में उनके नाम भी बताए हुए हैं। तो ये जो क्लास के ड्रग हैं ये पावरफुल सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं जो कि एक मैक्सिमम लेवल पे इस पॉइंट पे अफेक्ट करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से सोडियम का इनफ्लक्स आपके एक्स्ट्रा से इंट्रा की ओर नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट कहता है दे डिक्रीज द प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर दिस। दे डिक्रीज द प्रीमेच्योर आपका इंट्रासेल्युलर डीपोलराइजेशन। ये है एक्चुअल में प्री मैच्योर इंट्रासेल्युलर डीपोलराइजेशन। ये जो फेज आप देख रहे हैं इन बिटवीन 4 और 3 ये है प्री मैच्योर। 4 के पहले अगर कोई एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा है, खास करके डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो वो कहलाता है प्री मैच्योर डीपोलराइजेशन। ये एक मेजर कॉज है आपके एरिथमिया का, तो ये इनको भी इनहिबिट करते हैं, इनको भी डिक्रीज करके एज अ एंटी एरिथमिक इफेक्ट शो करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दे फ्लक्चुएट, दे अल्टर द ऑटोमेटिसिटी इन पेसमेकर। ये पेसमेकर की ऑटोमेटिसिटी को इनहांस भी कर सकते हैं और कभी-कभी ये इसको अल्टर भी कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने कहा था कि ऐसे एंटी एरिथमिक ड्रग जो एंटी एरिथमिक एक्शन के लिए लिए गए हैं, दे कैन देमसेल्फ कॉज एरिथमिया। तो यहां पे थोड़ा सा एक मिस्ट्री है इस केस में एंटी एरिथमिक ड्रग का। अगला है दे डिक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस एंड कंडक्शन। जैसा हमने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में बात किया था, ये रिस्पॉन्सिवनेस और कंडक्शन को कम करेंगे जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट कंट्रोल में होगा, एबनॉर्मैलिटी से मूव करके ये नॉर्मल में और आना शुरू करेंगे और इस तरह से हम एंटी एरिथमिक इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल ड्रग ऑफ दिस क्लास आर अवेलेबल इन ओरल डोजेस फॉर्म।
क्लास 1C के जो ड्रग हैं बेसिकली ये ओरल डोज के फॉर्म में अवेलेबल हैं ताकि इनको इजीली एडमिनिस्टर करके एंटी एरिथमिक ड्रग के इफेक्ट को अचीव किया जाए। फ्रेंड, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर हमने क्लास 1 यानी कि सोडियम चैनल ब्लॉकर और उसके तीनों सब क्लास 1A, क्लास 1B और क्लास 1C के बारे में डिस्कस किया। और ये पूरे पॉइंट हमने पैराग्राफ से हटा करके पॉइंट वाइज में लेकर के आए हैं ताकि आपके लिए एज ये फ्लैश कार्ड काम करे और इजीली समझ में आ जाए। यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यहां पे ऐड किया हुआ है, ये है आपका एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ, जिसको हम एक बड़े इमेज के फॉर्म में अभी आपको दिखाने वाले हैं इसी वीडियो के इस हिस्से में। तो आप उसको भी पॉज करके देख सकते हैं या फेसबुक से उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस तरह के कुछ डायग्राम्स को तो आप हमारे फेसबुक के सॉल्यूशन फार्मेसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इमेज की गैलरी में जाकर के पूरे एल्बम को अपने नीड के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पे देखिए, यहां पे हमने बताया है कौन से कैटेगरी के ड्रग कहां पे काम करके अपना एंटी एरिथमिक ड्रग इफेक्ट शो करते हैं। जो फेज 0 पे देख रहे हैं यहां पे काम करते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर। अभी आपने पूरा का पूरा जो लेक्चर देखा वो इसी फेज 0 के अफेक्ट करने वाले सोडियम के चैनल को ब्लॉक करके हमने देखा। उसके बाद जो फेज 2 है यहां पे हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करते हैं, फेज 3 पे हमारे काम करते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और फेज 4 पे हमारे काम करते हैं बीटा ब्लॉकर। तो ये इस तरह के ड्रग के काम करने के साइट है, साइट ऑफ एक्शन है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बहुत डिटेल से बात किया, एक स्पेसिफिक पॉइंट को डील किया इन केस ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग क्लास 1। तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, जैसा कि कुछ वीडियो से मैंने करना स्टार्ट किया है। हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि इस सेमेस्टर की कोलॉजी को 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, एक आपका और एक मेरा। आपका काम बस इतना है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक को एचएपी की स्पेसिफिक खास करके रॉजन विल्सन या टॉटोरा या किसी और अच्छे स्टैंडर्ड बुक से फॉलो करें, ताकि आपको बेसिक फिजियोलॉजी, व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी, व्हाट इज पेसमेकर, व्हाट इज लेटेंट पेसमेकर, व्हाट इज पुरकिंजे फाइबर, हाउ हार्ट बीट, इन सब के मैकेनिज्म के बारे में पहले पता चले, एक्शन पोटेंशियल के बारे में पता चले, तब आपको ये सारे पॉइंट बहुत ही इजी लगने लगेंगे। लेकिन जब तक आप इन बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं लगेगा, ये पूरा भरा हुआ व्हाइट बोर्ड आपको ब्लैंक लगेगा। तो इस सीरीज के लिए 2 रिक्वेस्ट में से पहला रिक्वेस्ट ये था कि आप एचएपी की तारीफ खुद से करें। दूसरा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके एफर्ट में भी थोड़ा एफर्ट और लगा रहे हैं। आपको ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एटोमिसिटी, रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, रिफ्रैक्टिव पीरियड, हाइपरपोलराइजेशन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिसके बारे में हमने पूरा का पूरा टॉपिक यूज करते हुए निकाल दिया, इन टर्म्स आपको समझ में आए, इसलिए हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, जिसमें हम हर एक रात को 8 बजे आपके लिए एक नया टर्म को इंक्लूड करते हैं। ये टर्म फार्मेसी के डिफरेंट सब्जेक्ट से लेकर के किए गए हैं, ताकि आप उन टर्म्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 2 मिनट के अंदर समझें, ताकि इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए, उस वोकैबुलरी को यूज करते हुए आप किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube में हमारे उस नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी। का मेन जो ब्रांच है वो ये फार्मेसी डिक्शनरी बाय सॉल्यूशन फार्मेसी। YouTube में डायरेक्ट सर्च से भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन हम आपको लिंक में भी दे देंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो हमारा एफर्ट है फार्मेसी प्रोफेशन की ओर, ये कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारा मोटिव बहुत ही क्लियर है। वी बिलीव इन शेयरिंग, नॉट इन सेलिंग। वी आर नॉट आस्किंग, इवन वी विल नॉट आस्क यू एनी टाइम रिगार्डिंग द और अबाउट द मनी। इट इज फ्री, नोट्स आर फ्री, images are free, PDF are free, even we are going to initiate something new, whichever will be free. So nothing will be chargeable, everything is free for you. So at the last, thank you very much for watching this video. Thank you.